तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश लेक्चर में। मैं सुजीत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ साइंस में। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टिविटी से किस प्रकार से रिलेटेड है और रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला हम किस प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हम डिराइव करते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करते हुए यहाँ पे हम दोस्तों रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेई मेंस में एग्जाम पूछे जाते हैं। दोस्तों बात की जाए क्वेश्चंस की कि अगर जो किसी एक वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिया जाए तो उस पर क्या बदलाव आएगा, और कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड भी हमें काफी इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। तो उसी के बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप लेक्चर में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपने 10th में जरूर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसी को अब हम यहाँ पे एलाबोरेट करेंगे, यानी कि थोड़े डिटेल में पढ़ने वाले। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से दोस्तों हम बहुत आगे की तरफ जाएंगे। हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी की तरफ जाएंगे और बात की जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से किस प्रकार से हम यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करेंगे उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक तरह का प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल की जो क्या करे, करंट की फ्लो को रोक सके। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ material, it is the property of material to oppose हम कह सकते हैं, और oppose को दूसरे लैंग्वेज में हम obstruct भी कह सकते हैं, obstruct the flow of electric current। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा, डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। और रेजिस्टेंस की हम बात करें, प्रीवियस क्लास में हमने दोस्तों बात की जाए तो 10th में भी हमने ये पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, हम इसको डिनोट करते हैं। एंड इसके जो फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। ये होता है हमारे क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। आप किसी भी क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कहीं पे भी आप बढ़े, हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा यही होने वाला है। ये हमारा बेस फॉर्मूला है दोस्तों, जहां पे V हमारा क्या है, V हमारे पोटेंशियल डिफरेंस और I है हमारा करंट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ करंट है। तो दोस्तों जब यहाँ पे बात करते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, हम सबसे पहली बात, जब भी हम फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो उसकी हम SI यूनिट जरूर निकालते हैं। तो चलिए SI यूनिट देख लेते हैं जल्दी से। आपने 10th में भी ऊपर रखा है तो SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, SI यूनिट हमारे यहाँ पे जब बात करें इसकी तो बात की जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी यूनिट चार्ज को वन टर्मिनल टू सेकंड टर्मिनल, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने में जो वर्क डन लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय चार्ज, अब यूनिट हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं दोस्तों। वर्क की यूनिट हमारी क्या होती है, वर्क की यूनिट हमारी होती है जूल, ठीक है ना, जूल। और क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट हमेशा हमारा जूल होता है। और चार्ज का हमारे क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। तो इसको हम जूल पर कूलम भी कहेंगे और इसी को दोस्तों कहा जाता है वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन करने की किसी प्रकार की बात नहीं है। अब ऐसा यूनिट की तरफ हम चलते हैं तो हमारा देखा जाए दोस्तों, वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट हो जाएगी हमारे वोल्ट, और करंट का हमारा क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर हमारे यहाँ पे हो जाता है यूनिट। और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ओम, ओम कहते हैं कि नहीं। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज, एक मिसकंसेप्शन आएगी, एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये आती है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ओम्स लॉ से रिलेट करते हैं। तो ओम्स लॉ जो है दोस्तों, हम क्या डिफिनेशन जानते हैं ओम्स लॉ का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब उस मटेरियल की जो वोल्टेज रहेगी और करंट रहेगी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। लेकिन क्या दोस्तों बात किया जाए, करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा? तो ओम्स लॉ हमारे हर एक जगह काम नहीं करता है। ओम्स लॉ हमारा हर एक जगह काम नहीं करता है दोस्तों, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस जो हम जैसे समझ लेते हैं दोस्तों, इसको रफ में हम समझते हैं। ओम्स लॉ से हम क्या समझते हैं, ओम्स लॉ से समझते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और ये आर जो होता है ये हमारे क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है।
आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन क्या आर हमारा कांस्टेंट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो सकती है? तो बात आती है नहीं, रेजिस्टेंस हर एक स्थिति में कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि एक बहुत ही प्यारा सा डिवाइस आता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करती है, जिसका नाम है क्या, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट तो वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करती है। तो क्या ओम्स लॉ हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है? तो नहीं, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो यूनिट भी हमने इसकी निकाल ली है। अब देखिए दोस्तों, बात की जाए कि किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक हमारा कंडक्टर है, सपोज दैट कि एक वायर है, इसको हम कोई सोर्स दे देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां से जाएगी और करंट यहां से आई फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट हमेशा हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाती है, तब यहां से हमारा इलेक्ट्रिक करंट सामने की तरफ जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कन्वेंशनली हम इसका समझते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन आ रही है, यहाँ पे जो कंडक्टर है, कंडक्टर के पास काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उससे ये दोस्तों कोलाइड करेगा। ये उससे क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। इस कंडक्टर से ये क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। तो ये कोलिजन होने के कारण कोई भी, देखिए इसको हम सिंपली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं किसी ट्रैफिक की तरफ, एक खुला रास्ता आपको मिल रहा है, खुले रास्ते में आपने एकदम घूम एकदम तेजी से बाइक चला दिया, 70 80 90 100 ठेका दिया, है कि नहीं, 100 तक में स्पीड में जा रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों रस आएगा, जैसे ही भीड़ भाड़ वाली एरिया आएगी, तो क्या करेंगे आप, ब्रेक अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कि सबको एक लाइन से लपेटते हुए चले जाएंगे? लपेटते हुए तो नहीं ना जाएंगे। तो बात आती है आप वहां पे ब्रेक मारेंगे। क्यों ब्रेक मारेंगे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से या फिर वहां पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, आपको उससे बचना है। यानी कि वो आपकी स्पीड को क्या कर रहा है, वो आपके स्पीड को अपोज कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा करंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहाव को ये क्या करता है दोस्तों, अपोज करता है। तो जब अपोज करता है तो इसी अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कहां, इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आएगी, रेजिस्टेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बहाव पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह का अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है दोस्तों, रेजिस्टेंस तो आपने यहाँ पे समझ लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे पॉजिटिव कर्नल से टकराना, कोलिजन करना स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोलिजन के कारण एक जो इसकी स्पीड है, जो इसकी गति, जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या आएगा, गिरावट आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पॉजिटिव कर्नल से टकराने के कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यही स्लो वेलोसिटी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, यही स्लो वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, स्लो वेलोसिटी। और स्लो वेलोसिटी क्यों हुई, ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन के कारण वेलोसिटी क्या हो गई दोस्तों, स्लो हो गई। तो स्लो वेलोसिटी ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन के कारण जो स्लो वेलोसिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस बात को आप समझिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उम्मीद है अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन की एक धीमी गति प्राप्त हो जाती है, एक कांस्टेंट गति प्राप्त हो जाती है जब वो किसी कंडक्टर में बात की जाए तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराने के कारण बात की जाए तो कोलिजन होने के कारण एक स्पीड स्लो हो जाती है। तो आफ्टर कोलिजन स्लो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्लो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसको रब करेंगे, आगे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करेंगे। तो आप तब तक क्या करिएगा, आप तब तक शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों में, और जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए किस टॉपिक में आपको स्पेसिफिक दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों समय की पाबंदी होने के कारण समय मेरे पास नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपके लिए लेक्चर नहीं डाल पाता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप कमेंट करिए कौन से स्पेसिफिक टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, मैं उसके लिए वीडियो आपको जरूर डाल दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। चलिए दोस्तों, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करते हैं। दोस्तों करंट का एक रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, वो होता है क्या हमारा दोस्तों, VDENA, ठीक है ना, VDENA। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, कोई हमारे यहाँ पे कंडक्टर है, ओके, कोई कंडक्टर है, इसको हमने करंट सोर्स दे दी है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटर है इसकी ये क्या होगी, तो इसी रेडियस होगी। ये सर्कुलर, किसी भी वायर, सर्कुलर वायर की बात करते हैं तो जनरली सर्कुलर होता है, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम दोस्तों समझेंगे VDENA, हमने एक रिलेशन लिखा है करंट का,
इस चीज को आप समझिएगा आगे किस प्रकार से। अब हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हमने ये सारी चीज लिख ली है। सबसे पहले हम जानेंगे वीडी क्या होता है। वीडी हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी फॉर्मूला होता है EV टाउ बाय ml। ये हमारे क्या है दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और यहाँ पे E जो है दोस्तों, E हमारे क्या है, E हमारे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है दोस्तों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है कि नहीं। E हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। V हमारे क्या दोस्तों, V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर। और बात करते हैं N, N है हमारा नंबर ऑफ, या जिस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर जो हम कंडक्टर के बारे में बात करें तो कम से कम दोस्तों इसमें 10⁻29 पर मीटर क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है ना, एक छोटे से स्पेसिफिक लेंथ की हम बात करें तो वहां पे 10⁻29 तक हमारे यहाँ पे क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे यहाँ पे ये। और बात करते हैं M हमारे क्या है दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे यहाँ पे। और बात करते L है हमारे यहाँ पे लेंथ, लेंथ ऑफ वायर कहिए या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर कहिए, ओके बच्चों। और यहाँ पे हमारे क्या बच रहा है दोस्तों, टाउ बच रहा है। VD तो हमने पहले बता दिया आपको क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। VD हमारे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की आफ्टर कोलिजन। टाउ है हमारे यहाँ पे दोस्तों एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो जो यहाँ पे फॉर्मूला में यूटिलाइज होने वाली है दोस्तों, जो जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला में यूटिलाइज होने वाली सारे टर्म की हमने यहाँ पे डिटेल्स दे दिए है कि नहीं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है कि नहीं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप समझ चुके हैं। V है हमारे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी आप समझ चुके हैं। N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक स्पेसिफिक कंडक्टर के अंदर कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। अब देखिए M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ, ठीक है ना कि जी। अब देखिए L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दोस्तों टाउ हमें यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा कि टाउ आखिर होती क्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत आसान सा कंसेप्ट है, समझिएगा। देखिए हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाती है तो कोलिजन होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है ना, ये सामने जा रही है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कर्नल्स प्रेजेंट है, इससे टकरा रही है, ठीक है ना, इससे टकरा रही है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे जाकर के टकरा रही है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन लगातार जो टकरा रही है, इलेक्ट्रॉन यहां से इस पे टकराए, इससे गई, इससे टकराए, इससे गई, इससे टकराए, यानी कि लगातार कोलिजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अब लगातार कोलिजन होने के कारण दोस्तों हम बात करते तो रिलैक्सेशन टाइम क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराई, लेकिन यहां से यहां आने में कुछ तो इसको टाइम लगा हो ना, स्मॉल टाइम को DTM मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां गया हो तो इसको भी कुछ टाइम लगा हो, कुछ स्पेसिफिक टाइम लगे होंगे। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन जा रही है आपस दोनों में टकरा रही है, तो दोनों से टकराने के बीच में देखिए जाहिर सा बात है, हम यहाँ पे एक बोल लेते हैं कि यहाँ से एक बोल लेते हैं, दोनों को थ्रो कर दे रहे हैं। दोनों को थ्रो करेंगे, क्या थ्रो करने के साथ साथ टकरा जाएगी, कुछ तो टाइम इंटरवल लगेगा ना टकराने में उसे, ठीक है ना। तो यही जो टाइम इंटरवल होती है ना दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन में कोलिजन वगैरह जो होता है, तो कोलिजन जो होती है उसी की जो इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी कि ये हमारा जो टाइम इंटरवल यहाँ पे लग रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ पे लगातार कितने सारे कोलिजन हो रहे हो, सारे कोलिजन का अगर जो हम एवरेज निकाल दे, सारे कोलिजन का हम एवरेज निकाल दे, तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि वो टाइम जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है कोलाइड करने से पहले रिलैक्स होता है, कि यहां से यहां तक जाने के बीच में इतने दूर तो वो कोलाइड नहीं कर रहा है ना, इतने दूर तो रिलैक्स है, एकदम स्थिर गति से जा रहा है, फिर यहाँ पे टकरा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों से टकराने के बीच का जो टाइम इंटरवल है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि वो टाइम जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा हो, है कि नहीं, रिलैक्स कर रहा हो। जैसे आपकी एग्जाम आती है, एक एग्जाम जाते हैं आप, एग्जाम से टक्कर लेते हैं, एक एग्जाम हो गई आपकी, फिर दूसरी एग्जाम आपकी आ रही है, तो दूसरे एग्जाम के बीच में जो टाइम इंटरवल है ना, उसमें आप क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, माइंड को फ्री कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो वही हमारे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो उम्मीद है आपको रिलैक्सेशन टाइम अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, इसको हम फर्दर डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
रिलैक्सेशन टाइम उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने इस फॉर्मूला के थ्रू चलनी है। तो हमारे क्या है दोस्तों, I इज इक्वल टू VD। VD के जगह में हम इसकी ये फॉर्मूला है, इसको पुट करेंगे EV टाउ बाय ml इंटू ENA। ए दोस्तों हमने नहीं लिखा था, ए हमारा क्या था, याद रखिएगा, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन जहां से इलेक्ट्रॉन को गुजरना है, जहां से चार्जेस को फ्लो होनी है, वो स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखा जाए तो ये कैसा है दोस्तों, सर्कुलर है, तो सर्कल के लिए हम पाई स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे करंट का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, EV टाउ। अब यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन और ये EE 2 हो गई हमारी, तो हम यहाँ पे देखते हैं E स्क्वायर V टाउ A बाय ml, ठीक है ना। और n छूट गया, n आगे डाल देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये देखनी है दोस्तों, ठीक है ना, ये V जो है, V को हम बाहर करने वाले हैं, I बाय ये V को नीचे कर देते हैं, तो हमारे क्या बचेगा, NE स्क्वायर टाउ A बाय ml। क्लियर है ना दोस्तों। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था दोस्तों, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला हमने लिखी थी V बाय I, लिखी थी कि नहीं लिखी थी, उम्मीद है आपको याद होगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी क्या है दोस्तों, रेसिप्रोकल है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1 बाय R इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ A बाय ml। दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उल्टा करेंगे, I इज इक्वल टू ml बाय NE स्क्वायर टाउ A। तो ये दोस्तों हमारे किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला हमारी बन गई रेजिस्टेंस की। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या निकाला, हमने निकाला R इज इक्वल टू ml बाय NE स्क्वायर टाउ A, हमने ये निकाला। अभी यही होती है दोस्तों हमारे रेजिस्टेंस की डिटेल में फॉर्मूला। और यही दोस्तों हम बात करें, ये जो हमारा M बाय NE स्क्वायर टाउ जो हमने लिखा है, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, L बाय A। तो हमने रेजिस्टेंस की फॉर्मूला निकाल ली किसके बेसिस पे, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे, यानी कि M बाय NE स्क्वायर टाउ दोस्तों, यानी कि बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, M बाय NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये है दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला होकर के आ रहा है। तो याद रखिएगा M बाय NE स्क्वायर टाउ है, ये फैक्टर डिपेंड होते हैं दोस्तों किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए भी और रेजिस्टिविटी के लिए। अगर जो हम E देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीजें चेंज हो सकती है, जिसकी हमको पता है कौन कौन से फैक्टर होती है जिसपे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो वो सारी चीज भी हम दोस्तों जानते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात आती है रेजिस्टेंस की, जब हम बात करेंगे फॉर्मूला है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला हमारी ये हो गई है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी के निकालेंगे तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा हमारा RA बाय L, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला का आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात दोस्तों, रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे, रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारे लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे देखा जाए तो n पे भी डिपेंड करती है, टाउ पे भी, क्योंकि मास तो किसी भी कंडक्टर का फिक्स रहेगा, और कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स रहेगी और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमेशा फिक्स करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, देखने वाली बात है, हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी है, m है और n है, E है और टाउ है, A है दोस्तों और L है, लेंथ ऑफ द वायर। तो देखा जाए मास हमारी फिक्स रहेगी, इस फैक्टर पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए दोस्तों कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होती है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ी बहुत यहाँ पे हमारी बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट सेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है आयनाइजेशन एनर्जी के कारण, ठीक है ना। तो ये n फैक्टर डिपेंड करेगी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा फिक्स होता है। टाउ है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए दोस्तों हमने अभी जाना है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन की टकराने के बीच की टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। हाँ हमको पता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर जब हम हीट करेंगे किसी भी कंडक्टर को, तो हीट करने से क्या होती है, हमने क्लास 9th में भी ये पढ़ रखा है कि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ mv², यानी कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी किसकी, टकराने की वेलोसिटी। जब टकराने की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी दोस्तों, टकराने की जुम जुम करके एकदम तेजी से जब टकराएगी। देखिए अभी हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम में बात, जब कंडक्टर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो कंडक्टर में जो कोलिजन हो रही है कुछ इस प्रकार से हो रही है,
लेकिन जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ऐसे झुक 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 करके तेजी से कोलिजन होगी। जब कोलिजन तेजी से होगा तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराने की टाइम इंटरवल भी तो घट जाएगा ना। तो जब टाइम इंटरवल घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम हमारी यहाँ पे घट जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगी तो रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इस फैक्टर पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। ठीक है ना। ए है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये छोटा सा एक सिलेंडर है, ये मार्कर है हमारे पास, तो देखिए ये हमारा वायर है। ठीक है ना। अब देखिए हमको यहाँ से करंट को फ्लो करानी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारी क्या है दोस्तों, बड़ी है। अब इसको हम कंपेयर कराते हैं आपको पेन के साथ। तो देखिए पेन यहाँ पे जो वायर है, छोटी सी वायर है, पतली सी वायर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या होगा, पतला होगा, तो करंट को यहाँ पे फ्लो करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ी है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बड़ी हो जाएगी तो करंट इजिली यहाँ से पास कर जाएगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से दोस्तों हम बात करते हैं, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा करंट उतना तेजी से भागेगी, करंट तेजी से भागेगी तो रेजिस्टेंस में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। तो मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है हमारी रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ द वायर, देखिए वायर जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे दोस्तों, जिसकी आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी करके देख सकते हैं, छोटी सी वायर को लगाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, छोटी सी वायर को लगाएंगे, बल्ब जलाएंगे, तेजी से लेंगे, लेकिन बहुत बड़ी हम क्या कर लेंगे, वायर ले लेंगे, उसमें जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बहुत डिम जलता है, थोड़ी धीरे से जलती है। तो यानी कि लेंथ हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारे क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो यानी कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द वायर पे, लेंथ पे डिपेंड कर रही है कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, तो टाउ पे भी डिपेंड कर रही है, देख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। और दूसरा हम देखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, क्या वो सिल्वर का बना हुआ है या फिर वो कॉपर की बनी हुई है। हमको पता है सिल्वर क्या होती है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि उसमें अपोजिशन बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो नेचर पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ दोस्तों किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस, ये चार फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, लेकिन यही हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी इन चारों पे डिपेंड नहीं करती है, किसी किसी चीज पे डिपेंड करती है। तो उसको आइए देखते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इस फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं। उम्मीद है आपको ये रेजिस्टिविटी की डेरिवेशन क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन भी काफी बार हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना। और ये रिलेशन भी हमारा आता है, बात की जाए तो नीट के एग्जाम में। बाकी आगे हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये सब क्लियर हो जाएगी कि आखिर में ये सारी चीज आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो दोस्तों रेजिस्टेंस की फैक्टर हमने देख ली, अब रेजिस्टिविटी की फैक्टर देखते हैं कि रेजिस्टिविटी पे कौन कौन सा चीज डिपेंड करता है। तो दोस्तों रेजिस्टिविटी कभी भी, और रेजिस्टिविटी की जब डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों एक स्पेसिफिक यूनिट लेंथ के बारे में हम बात करते हैं। पूरा वायर कितना भी बड़ा हो उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम बस उसकी यूनिट लेंथ लेते हैं। तो यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है किसी भी कंडक्टर में, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो लेंथ बढ़ा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी कि रेजिस्टिविटी जो बात करते हैं दोस्तों लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये यूनिट लेंथ की बात होती है। जितना हमें लेंथ बढ़ा दीजिए हमको फर्क नहीं है, रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, ठीक है ना। दूसरी बात एरिया से भी इसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, एरिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ती है इसको, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी को। दूसरी बात आती है दोस्तों नेचर पे। तो जी हाँ, नेचर पे जरूर ये डिपेंड करेगा कि किस चीज का मटेरियल बना हुआ, क्योंकि वो जो यूनिट लेंथ हमने जो लिया है वायर का, वो यूनिट लेंथ तो स्पेसिफिक मटेरियल की होगी ना। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। जैसे कि हमको पता है टंगस्टन जो हम बल्ब में यूज करते हैं, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन यूज करते हैं ना दोस्तों, उसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। उसके कारण क्या होता है, वो काफी ज्यादा ग्लो कर जाता है, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण वो ग्लो करने लगती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बात करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी सेम एक्ट करती है जैसे रेजिस्टेंस करती है, ठीक है ना। तो हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मात्र इन दोनों फैक्टर पे, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे। और साथ ही साथ हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस पे तो वो डिपेंड करेगी ही करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करेगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन एन और टाउ पे रेजिस्टिविटी जरूर डिपेंड करेगी। डिपेंड करती है कि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं या फिर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। देखिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कंडक्टर में बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है ना। लेकिन यही जब हम सेमीकंडक्टर में बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या डोपिंग की जाती है अलग अलग एलिमेंट की, ठीक है। तो जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घट जाती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो इस चीज को आप
अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी देख ली। अब आइए दोस्तों इन फॉर्मूला के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप भी बोर हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्लासेस में पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, आराम से 1-1.5 घंटा हम खींच सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ना ना, ऑनलाइन 20 मिनट भी आप पढ़ते तो वो देखा जाए तो 40 मिनट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, अब इसी के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे जो कि हमारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक है ना, आईआईटी के एग्जाम में, जेईई मेंस के बारे में बात करें, काफी बार पूछा गया है, और बोर्ड्स में तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलने ही मिलने हैं। तो उससे पहले कि हम यहाँ पे बात की जाएगा इस कि न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम रेजिस्टिविटी की क्या कर लेते हैं दोस्तों, रेजिस्टिविटी की हम यूनिट निकाल लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। रेजिस्टिविटी के हम यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस सिंबल को दोस्तों हम कहते हैं रो, ओके। कुछ इस प्रकार से होता है, टी की तरह होता है, ठीक है ना, रो। चलिए यूनिट निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L, ठीक है ना। यूनिट निकालेंगे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है हमारा ओम, एरिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी वायर है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देखने में कैसा लग रहा है आपको, मार्कर को ही देख लीजिए आप, ये वायर है, कैसा लग रहा है, सर्कुलर लग रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की यूनिट नहीं होती है। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस एक तरह का देखा जाए तो यूनिट इसकी क्या है, मीटर में होती है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर कर देते हैं, बाय लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है। तो मीटर से 1 मीटर यहाँ पे जा रहा है और हमारा बन गया ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई दोस्तों, ओम मीटर। काफी बार पूछा जाता है ये, ठीक है ना, काफी बार ये पूछा गया एग्जाम में। और एक और बात याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाता है दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी कि एक स्पेसिफिक लेंथ में क्या रेजिस्टेंस रहे। जैसे मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी क्या है, यूनिट लेंथ की जो रेजिस्टेंस होती है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ की जो रेजिस्टेंस है उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ होगा आपको, बोर नहीं हो रहे होंगे, क्लास 10 से भी काफी रिलेट करे होंगे और काफी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमने देख रखा, फैक्टर भी देख लिया हमने कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बात करें नीट की, बात करें मेंस की, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं मैं। ए वायर ऑफ resistance R is compressed to half of its original length, एक वायर है जिसको कंप्रेस करके उसके हाफ कर दिया गया है, जिसकी रेजिस्टेंस R है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, चलिए तो समझिए इस सवाल को। एक वायर है हमारे पास, कुछ इस प्रकार से वायर है हमारे पास। इस वायर को कुछ किसी प्रकार का फोर्स लगाया गया है, दोनों साइड से फोर्स अप्लाई किया गया है और इसको क्या कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया। जब कंप्रेस किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। जब कंप्रेस किया जाएगा तो छोटा होगा ना लेंथ इसका, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम जो इसकी है वही का वही वॉल्यूम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ मान लेते हैं कि स्टार्टिंग केस में इसकी लेंथ L थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या था, A था। अब जब इसको कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात मोटा हो जाएगा और लेंथ भी छोटी हो जाएगी। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहता है दोस्तों। इस केस में आपको याद ये रखना, जब कंप्रेसिंग का केस आएगा या फिर स्ट्रेचिंग का केस आएगा तो आपको यहाँ पे ये समझना, जब इसको लेंथ को छोटा करेंगे तो लेंथ हमारे यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, सेकंड केस, ये सेकंड केस की बात करें, लेंथ हमारा हो गया हाफ, यानी कि L/2 हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, इसको देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटी दिख रही है, इसको जब हाफ किया गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, 2 गुना बढ़ चुका। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया दोस्तों, 2A हो चुका। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी 1/R1, ऑप्शन बी 2R1, ऑप्शन सी नीचे लिख देता हूं, ऑप्शन सी 4R1, ऑप्शन डी 1/4R1। ठीक है ना, ये आपके ऑप्शन दिए गए, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बात करें नीट की। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूला क्या आते हैं, ρL/A, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। ओके, देखिए अभी तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक भी इसकी बताने वाला हूँ आप लोगों को, काफी आसान से आप देखते ही बना सकते हैं। स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग वाली क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाती है। तो अब देखिए हमको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, ये हम R1 है, ये हमारा R1 क्या है, ρL/A, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, अब हम निकालते हैं R2 इज इक्वल टू रो। अब देखिए R2 के केस में लेंथ हमारा क्या हो गया दोस्तों, लेंथ हमारा हो गया L/2 बाई A, हमारा क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन 2 गुना बढ़ गया तो 2A लिख देते हैं। अब देखिए R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ρL बाई, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, है कि नहीं, तो हमारा 2 × 2 4A हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे ये देखा ρL/A, इसको आप ध्यान देखिएगा, ρL/A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R1, तो R2 इज इक्वल टू 1/4R1, है कि नहीं, ये निकल गया, जो कि हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक के ऊपर हम बढ़ेंगे, ट्रिक की तरफ, क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये सब काफी आसान सवाल होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, ओके, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग है कैसे, इज stretched to 10 times, 10 टाइम, इज stretched to 10 टाइम, 10 गुना बार इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, खींच के लंबा कर दिया गया 10 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। फाइंड the new resistance, find the new resistance। ऑप्शन है आपके 300 ओम, 600 ओम, 900 ओम और 150 ओम। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि एक वायर है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, एक वायर है हमारे पास, मान लेते हैं एक वायर है हमारे पास, ये वायर है जिसकी लेंथ L है, इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, 10 गुना लंबा कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, 10 गुना लंबा कर दिया गया। 10 बार इसको खींच करके क्या कर दिया गया, इसको खींच करके, आपको पता होगा दोस्तों कि काफी सारे ऐसे कंडक्टर होते हैं जिसको खींच के हम बहुत लंबा कर देते हैं। आपको पता होगा परफेक्ट एग्जांपल गोल्ड को खींच करके काफी लंबा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। तो डक्टिलिटी के कारण इसको खींच के बहुत लंबा कर सकते हैं। तो इसको तो बस 10 गुना ही किया गया। तो दोस्तों इस केस में मान लेते हैं वायर जो पहली थी इसकी रेजिस्टेंस थी आपकी 6 ओम, लेंथ था इसका L और एरिया ऑफ सेक्शन थी A। अब इस वायर को मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से इतना लंबा कर दिया गया, 10 गुना कर दिया गया है। तो इसकी रेजिस्टेंस हम R2 मानेंगे, ये R1 हो जाएगा। R2 हमको फाइंड आउट करना है, लेंथ हमको बता गया 10 गुना बड़ा कर दिया, यानी कि 10L कर देते हैं। तो एरिया क्रॉस सेक्शन याद यहाँ पे ये रखना, जितना गुना बढ़ाया जाएगा उतना गुना छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। 10 गुना बढ़ा दिया गया तो लेंथ एरिया क्या हो जाएगी दोस्तों, एरिया हो जाएगा A/10। जितना गुना बढ़ाया गया उतना गुना छोटा, जितना गुना छोटा किया गया उतना टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू ρL/A।
पहले मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसकी वैल्यू क्या है 6 ओम है। अब निकालते हैं R2 इज इक्वल टू रो एल कितनी है दोस्तों 10 टाइम कर देगा 10 इंटू एल बाई एरिया प्रोसेक्शन ए बाई क्या हो चुका है दोस्तों 10 हो चुका है। तो R2 इज इक्वल टू ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखा जाए तो दोस्तों 10 रो एल इंटू 10 ऊपर जाके 100 बाई ए, ये हमारे पास बन चुका है दोस्तों, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं कि रो एल बाई ए की जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए की जगह हम 6 ओम लिख सकते हैं। तो R2 इज इक्वल टू 6 इंटू 100 जो कि हमारा जाता है 600 ओम। काफी आसान था कि नहीं था दोस्तों? इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे आंसर निकाल ली, हमारा 600 ओम आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये थी डिटेल प्रोसेस, ये थी क्या डिटेल्ड प्रोसेस। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि बिना पेन यूज किए भी आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। बिना पेन यूज किए भी आप आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए ट्रिक है हमारा, समझिए जब भी स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग का सवाल आएगा तो ट्रिक आप यूज करेंगे R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1। यहाँ पे हमारा R2 क्या है न्यू रेजिस्टेंस जो आपको कहा जाए, R1 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो रहेगी, और n यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ये हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिक के लिए, और हमारा n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेसिंग, कितना गुना उनको कंप्रेस किया गया या फिर स्ट्रेच किया गया वो। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों कितने बार किया गया था, सीधा निकालते इस क्वेश्चन का आंसर R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर कितने गुना बार किया गया दोस्तों 10 को 10 बार किया गया, 10 गुना लंबा किया गया था। कितना गुना लंबा किया गया था 10 गुना लंबा किया गया था। इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू R1 कितना था 6 था, तो ये हमारा 100 इंटू 6 कितना आ गया 600 ओम, है ना। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये ट्रिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी काफी सारे क्वेश्चन इससे बन जाएगी। तो ये हो गया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दोस्तों हम देखें, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम ट्रिक कैसे लगाते हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम ट्रिक लगाते हैं, हमें एन स्क्वायर, वहां पे हमने देखा था दोस्तों लेंथ को क्या कर दिया गया था दोस्तों, लेंथ को कंप्रेस करके हाफ कर दिया गया था। प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो क्या कर दिया गया दोस्तों, लेंथ को हाफ कर दिया गया था, L/2 कर दिया गया था। तो यहाँ पे लगाएंगे हाफ किया गया था ना, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू R1, ठीक है ना, 1/4 इंटू R1 हमने लिखा था ना, 1/4 इंटू R1 ऑप्शन। तो इसी प्रकार से चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, उसको आप इसी ट्रिक से अप्लाई करिए और उसको बना करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है ये। चलिए, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, काफी आसान सा है, जैसा अभी करवा रहे हैं वैसे ही है। रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड, a wire of resistance R is stretched to half double of its original length। ओरिजिनल लेंथ के उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, डबल कर दिया गया स्ट्रेच करके। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, ऑप्शन है आपके पास 2R1, 4R1, 1/2R1 और 1/4R1। अभी हमने ट्रिक देखा दोस्तों, क्वेश्चन पर ही है, एमसीक्यू आपको ये बनाना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से इसके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, वही ट्रिक लगा करके करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसको आप करिएगा कमेंट करके। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, बढ़ते थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ी सी सोचने वाली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में बढ़ता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, कमेंट जरूर करिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये हमारा कंडक्टर है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा क्या है दोस्तों, कंडक्टर है। ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है
R1, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, रेडियस है R1 और ये इसकी बाहर वाली रेडियस है R2, ये टोटल रेडियस है, ठीक है ना, ये टोटल रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक R2। क्वेश्चन दिया गया आपको स्क्रीन पे, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। करंट जो है दोस्तों यहां से फ्लो कर रही है, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ये थोड़ी सी देखा जाए तो ये हमारा स्फीयर, ये सिलेंडर है हमारा, ये थोड़ा सा होलो टाइप का, खाली होलो सिलेंडर, यानी कि ये वाला स्पेसिफिक रीजन जो है दोस्तों, ये रीजन हमारा क्या है, इसी पार्टिकुलर सेक्शन से करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इस पार्टिकुलर सेक्शन से करंट हमारी क्या हो रही है दोस्तों, फ्लो हो रही है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, होलो, खाली, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालनी है दोस्तों, हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इस कंडक्टर की, क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट होलो है, यहाँ से करंट कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा है, करंट यहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, इस प्रकार से इस होलो वाले पार्ट में करंट फ्लो नहीं कर रही है, बाहर वाले पार्ट में आउटर सरफेस वैसा पाइप होता है। मान लीजिए कि हमारा मार्कर है, इसको हम खोल देंगे, मान लेते हैं कि मार्कर हमारा पूरा मेटालिक बना हुआ है, अंदर में जो इसकी जो बात किया जाए, जो लीड लगी हुई है, वो लीड एक इंसुलेटर है, वो क्या है, इंसुलेटर है, बाहर से आउटर सरफेस से करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो हमको इस केस में यहाँ पे क्या निकालनी है दोस्तों, इस केस में हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ एल थी, इसकी लेंथ क्या थी दोस्तों, इसकी लेंथ एल थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत, लेंथ एल थी, लेंथ एल रहने देते हैं। हमको यहाँ पे आप रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको देखने वाली बात यह है कि ये वाला तो होलो पार्ट है जिसकी R1 है और इसकी पार्ट की क्या है, R2 है। तो हमको यहाँ पे करंट जो फ्लो करनी कौन से स्पेसिफिक एरिया से करेगी, इस वाले एरिया से करेगी। तो हमको यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होती है। तो पाई एक कांस्टेंट टर्म है, आर। अब देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, ये पूरा हमारा क्या है, R2 है, ये हमारा R1 है। तो जब पूरा में से इस पार्ट को घटा देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए यहाँ पे। पूरा हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है दोस्तों, R2 है, और छोटी वाली सेक्शन का इनर रेडियस हमारा क्या है, R1 है। हमको ये सेक्शन चाहिए, हमको ये वाली सेक्शन चाहिए, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये सेक्शन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यानी कि रेडियस हमारा हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, यानी कि R2 माइनस दोस्तों R2 माइनस R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत, चल तो इसका जो घटा करके जो है इसकी स्क्वायर हम लगा देंगे। तो हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्लियर होगी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, ये आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इसी नोट के साथ आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। काफी लंबा ये लेक्चर हमारा बन चुका है, नेक्स्ट लेक्चर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई, क्या कर रहे हो, आप ही के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। ओके, तो इसी प्रकार के और हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाएंगे, अब एडवांस लेवल की क्वेश्चन लाएंगे। ये आपने अभी नीट लेवल की क्वेश्चन बना ली है, जेईई मेंस लेवल की क्वेश्चन बना ली है, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद होगा। वीडियो को लाइक करेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।